हेलो बच्चों। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वो बुक में इस चैप्टर को पढ़ें, पहले इसके फॉर्मूले लर्न करें, तभी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। जब आपको इनके फॉर्मूले सारे लर्न हो जाएंगे, टॉपिक एक सारे क्लियर कर लेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। किसी कार की ई संख्या एक बैटरी ई का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि ई बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो ओ बैटरी से ली जाने वाली ई अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक विद्युत बैटरी ई जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट यानी ई की माना ई बराबर 12 वोल्ट है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू 0.4 ओम है। धारा ज्ञात करनी है। धारा का सूत्र होता है आई बराबर वी अपॉन आर। तो यहाँ पे ए वी, जिसे हमने यहाँ पे विद्युत वाहक बल तो ई कहा गया है, और प्रतिरोध को ओ स्मॉल आर का है, इक्वल टू हो जाएगा 12/0.4, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 30 ई एम्पियर। अगला दिया गया है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली ई बैटरी ई जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी ई प्रतिरोधक से ए संयोजित है। यदि ई परिपथ में ए धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि इस परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। जब परिपथ बंद है तो सेल की ई टर्मिनल वोल्टता क्या है, ये इसमें दूसरी चीज पूछी गई है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया गया है सबसे पहले ए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू 10 वोल्ट लिया। आंतरिक प्रतिरोध को ओ स्मॉल आर से लिखा जाता है, तो स्मॉल आर इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। और प्रतिरोध आर में ए धारा आई, प्रतिरोध आर जो लगा हुआ है उसमें ए जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पियर की है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये प्रतिरोध हो गया और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कैपिटल आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आई माइनस आर। सभी की वैल्यू यहाँ पे, सभी के मान यहाँ पे रख देंगे। ई का मान 100, 10 दिया हुआ है, 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, माइनस आर का मान 3 है। सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 से काट दिया तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 माइनस 3 बराबर 17 ओम। जो क्वेश्चन ने सबसे पहले पूछा था हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना आ गया हमारे पास में 17 ओम आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। टर्मिनल वोल्टता निकालनी है। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी की वैल्यू टर्मिनल वोल्टता निकालनी है V, तो V इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू 10 दी गई है हमें पास, माइनस आई की वैल्यू 0.5 है, इंटू 3 इक्वल टू आंसर आ जाएगा इसका 8.5 वोल्ट। 8.5 वोल्ट इस सेल की टर्मिनल वोल्टता आई है, और उसका विद्युत वाहक बल हमें 10 वोल्ट दिया गया है, जो उस सेल का विद्युत वाहक बल है उसकी पावर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर के ये तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाए हैं, जहाँ हम जानते हैं कि ई प्रतिरोधकों को दो तरह से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और हमसे एक कुल प्रतिरोध पूछा गया है, एक कुल प्रतिरोध। तो इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा R1 हमने लिया 1 ओम, R2 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। पहला इसने कहा है श्रेणी क्रम में संयोजन है, कुल प्रतिरोध निकालना है या तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट यानी EQ यानी इक्वलेंट यानी तुल्य हो गया। R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है। वैल्यू इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 6 ओम। फिर इसके बाद में हमें एक ज्ञात करना है, दूसरा इसमें बोला गया है यदि ई प्रतिरोधकों का संयोजन किसी ई 12 वोल्ट की ई बैटरी ई जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट आपात या वोल्ट ज्ञात करनी है कि ई प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 पर तीनों पर कितना कितना वोल्टेज होगा।
तो 12 वोल्ट की ये तो कुल बैटरी लगी हुई है। अब इन 12 वोल्ट की बैटरी से कौन से प्रतिरोध पे कितना वोल्टेज होगा वो ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। तो V1 इक्वल टू आई R1 हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 है। अब यह आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो आई की वैल्यू कहाँ से आई है, आई की वैल्यू हमने निकाली है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो टोटल कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट है। और आर की वैल्यू हमने निकाली है टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 6 वोल्ट। दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। आई इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे V2 इसी तरह से निकाल लेंगे तो IR2 हो जाएगा। और V3 निकाला और ये तीनों प्रतिरोधकों पे कितना कितना वोल्टेज होगा वो मालूम पड़ जाएगा। टोटल वोल्टेज मेरे पास 12 है जो लास्ट में भी 12 ही रहेगा 6 4 10 और 2 12। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 ओम 4 ओम 5 ओम के तीन प्रतिरोध पार्श्व पार्श्व यानी एक ही समांतर है। पार्श्व यानी समांतर समांतर क्रम में संयोजित है। संयोजन का अब कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये पहले हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन था, इस बार हमारे पास समांतर क्रम संयोजन है। दोनों ओं का अब कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र अलग अलग है, अलग अलग आपको याद करना है। दिया गया है R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 5 ओम। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस बार सूत्र हो गया हमारे पास में 1 अपॉन आर इक्वल एंड इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। R1 अपॉन आर इक्वल ऐसे रहेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 20 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 4 जोड़ेंगे पर 19 बटा 20 आ गया। इसको 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू आई है तो आर इक्वलेंट की कितनी हो जाएगी 20 बटा 19 ओम। अतः इसको समांतर क्रम में इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर आंसर कितना आता है 20 बटा 19 ओम। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ में। यदि संयोजन 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी इस बार भी नगण्य है से संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली ई धारा तथा अब बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोधक मतलब कि R1 R2 R3 तीनों पर कितना कितना करंट है। और बैटरी ई से कुल कितनी धारा ली गई है, करंट लिया गया है वो ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है 20 वोल्ट की ई बैटरी ई जोड़ने पर प्रत्येक में ई धारा अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो I1 इक्वल टू वी अपॉन R1। 20 वोल्ट की ई बैटरी है। पहले R1 का मान कितना है, पहले प्रतिरोधक का मान 2 डिवाइड कर देंगे आंसर आ गया 10 एम्पियर। I2 ऊपर कितना है 5 और I3 ई पर कितना हो जाएगा इसी तरह से 4 एम्पियर। कुल करंट कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कुल करंट हमारे पास आ जाएगा 19 एम्पियर का कुल करंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। कमरे के ए ताप कमरे ए के ताप यानी ई की 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी ई तापन अवयव कोई अवयव है या एलिमेंट है उसको गर्म कर रहे हैं का प्रतिरोध 10 ओम रहता है। यदि ई तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। इस ताप पर इसका प्रतिरोध ये होता है तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध ये हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। मतलब अब कि हमें ताप का मान निकालना है, टेम्परेचर ज्ञात करना है। और प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक यानी अल्फा कहा जाता है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये दिया गया हमारे पास सबसे पहले एक ये T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर R1 प्रतिरोध 100 ओम था। दूसरा दिया गया है T2 जो हमें ज्ञात करना है और इस पर प्रतिरोध हो जाता है 117 ओम। तापन गुणांक अल्फा का मान दिया गया है 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। सूत्र हम लगाएंगे इसमें R2 इक्वल टू R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल टी यानी वही है T2 माइनस T1। तो अभी हमने पूरा नहीं लिख करके केवल डेल टी लिख दिया है। सभी की वैल्यू पुट कर दी। R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल टी। अल्फा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 117 डिवाइड में इधर 100 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा तो 1.77 हो जाएगा।
1 प्लस अल्फा डेल टी ई, इस प्लस वन को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अल्फा डेल टी बचेगा। फिर ये डेल टी की वैल्यू निकालेंगे तो 0.17, इसको इसमें से माइनस कर दिया, 1.17 में से एक जाएगा तो केवल कितना बचेगा, 0.17। अल्फा जो यहाँ पे गुणा में था अब वो इधर इसके नीचे भाग में आ जाएगा, तो वो बटे में आ गया। अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 1.70 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पॉइंट दोनों ओ से ए हटा दिया। इसमें पॉइंट के बाद में दो जीरो है, इसमें पॉइंट के बाद में ए दो संख्या है, तो ये दोनों ही सीधे हट जाएंगे। अब यहाँ पे लिख जाए हो जाएगा 117 हो जाएगा। ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो और 10⁻+4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसमें से एक जीरो हमने इसको दे दिया और बाकी 3 जीरो पीछे लिखे हुए दोनों काट दिया। तो कितने बार गया, एक बार गया नहीं। अब ये डेल टी की जगह पे T2 - T1 कर दिया है। वो आंसर आ जाएगा 10⁻³ यानी 1000। 1000 आ गया। T2 इक्वल टू T1 को इस तरह भेज देंगे ये तो प्लस में हो जाएगा, और T1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 27। तो 1000 में 27 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस। अतः यहाँ पे ये जो T2 यानी ये जो प्रतिरोध R है 117 ओम होता है, किस ताप पर होता है, 1027 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का ताप 117 ओम हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप खुद ट्राई करें, हम बता देते हैं आपको। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट यानी ये मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल दिया गया। अनुप्रस्थ काट वाले तार की उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक तार पर तार के एक पदार्थ की ये प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी प्रतिरोधकता अज्ञात करनी है। प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका सिंबल होता है रो और इसका फॉर्मूला होता है RA/L। तो हमारे पास R है 5, ए का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁻7 और एल का मान दिया गया है 15 मीटर। ये सारे मान इसमें आप रख देना। रखने से एक डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला दिया गया है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ये है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की ई प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी ई अल्फा का मान ज्ञात करना है इस बार, और दोनों मान दिए गए हैं। तो वापस से वही सूत्र है, R2 इक्वल टू R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा T2 - T1। सभी मान रख देंगे। R2 की जगह पे आ जाएगा आपका 2.7, R1 की जगह पे आ जाएगा 2.1, 1 प्लस अल्फा का मान ज्ञात करना है इस बार, और T2 की जगह पे आ जाएगा 100 और T1 की जगह पे आ जाएगा 27.5। सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको अल्फा का मान मिल जाएगा। इसी तरह से अगला दिया गया है निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। इतनी ई वोल्ट की ई से करंट दी जा रही है। 3.2 एम्पियर का करंट दिया गया है, प्रारंभिक धारा लेता है। तो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे ए का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा। दिए गए ताप परिसर में निक्रोम के औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी अल्फा का मान ये दिया गया है, और हमें पूछा गया है स्थायी ताप यानी ई की इसका मान पूछा गया है, T2 पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है वी वोल्ट 230 वोल्ट है, और उस समय उसमें धारा बह रही है 3.2 एम्पियर। दूसरी बार हमें दिया गया है I2 2.8 है, करंट वोल्टेज उतना 230 वोल्ट ही है। ताप दिया हुआ है T1 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरा ताप हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं, R1 इक्वल टू V/I1। तो 230 बटा हुआ 3.2 आ जाएगा। R2 की वैल्यू ये आ जाएगी। फॉर्मूला वापस से वही है, R2 इक्वल टू R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा T2 - T1। R1 को इसके अपॉन में ले आएंगे तो अपॉन इसके नीचे आ जाएगा और बच जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 - T1। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये 230 से 230 कट जाएगा, और हमारे पास में जो R1 की वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और R2 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में रहेगा। तो ये आ जाएगा 3.2, नीचे आ जाएगा 2.8। इसे हम काट देंगे तो वो 8.7 आ जाएगा। इसको हमने
काट देंगे एच 4 की डबल से ए, तो यहाँ पे ए 4 32, 4 7 28 हो जाएगा। 1 प्लस एल्फा की वैल्यू रख दी है, T2 माइनस T1 की वैल्यू 27 दी गई है। प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दिया गया है, ये ए मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 1.7 10⁻⁴ जो पावर माइनस में है ऊपर जाएगा तो और 10⁻+4 हो जाएगा। बच जाएगा यहाँ पे ए T2 माइनस 27। इसको सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी ई -27 उधर जाके ए प्लस में हो जाएगा, और इसको ओ ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास में ए दूसरा था, अब T2 ज्ञात हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3.10। किसी ई मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे आर जो अननोन अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है उसका मान ज्ञात करना है, और ये मीटर सेतु दिया गया है। पहले मीटर सेतु का सूत्र हमारे पास है आर इक्वल टू एस L1/100 माइनस L1। मीटर सेतु में एक 100 सेंटीमीटर का तार लगा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे गैलोनोमीटर में एक हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ने कह रखा है कि S बराबर 12.5 ओम के लिए संतुलन बिंदु बिंदु ए से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ है। तो ये जो दूरी प्राप्त हुई है इसको हम L1 कहेंगे। तो R इक्वल टू एस L1 की वैल्यू 39.5 पुट कर देना, 100 माइनस L1 कर देंगे, तो यहाँ पे ए प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो जाएगा। अगला इसने कहा गया है कि यदि R और S को बदल दिया जाए, R और S को बदल देंगे तो केवल ये दूरी E का फर्क आ जाएगा। जो ये दूरी E बिंदु A से 39.5 पर मिल रही है, वो अब 100 से इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो बाकी बची हुई दूरी E पर वो मान मिलेगा। यदि इस सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर्बदल कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर पर कोई धारा दर्शाएगा, तो उस गैल्वेनोमीटर में एक कोई धारा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर और सेल की इस जगह यानी ई की जो सर्किट में चेंजेस कर दिए हैं, इसलिए उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं दिखाएगा। वैसे ये आपके एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग भी कराए जाएंगे आपको स्कूल में प्रयोग करके देखिएगा, आपको उसमें किलोमीटर में कोई भी धारा नहीं दिखेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अगला क्वेश्चन नंबर 11। एक 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी सोर्स द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते इस समय बैटरी की ई टर्मिनल वोल्टता क्या होगी ई। तो सबसे पहले हमें निकालना है जो बैटरी ई वो 8 वोल्ट की है, उसको जब इस वोल्टेज की ई डीसी ई करंट में जोड़ा गया है तो उसमें एक कितना वोल्टेज होता है उसके टर्मिनल यानी उसके एस जो हमारे पास एक प्लस का सिरा और दूसरा माइनस का सिरा होता है, वहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। फिर चार्जकारी ई परिपथ में एक प्रतिरोधक को श्रेणी में संबंध करने का क्या उद्देश्य है, उसे श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा गया है, समांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ा गया है, उसको बताएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये दिया गया है एक 11 वोल्ट की बैटरी दी गई है, एक 11 वोल्ट की बैटरी दी गई है बैटरी से E1 का हमने तो 8 ओम हो जाएगा। दूसरी दी गई है आंतरिक प्रतिरोध उसका R1 बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू 0.5 ओम हो जाएगा। परिपथ, अब जिस परिपथ में उसको जोड़ा गया है उस परिपथ की ई वोल्टता हमें दी गई है 120 वोल्ट, और बाह्य प्रतिरोध R दिया गया है 15.5 ओम। तो परिपथ की ई पर का कुल प्रतिरोध R इक्वल जो है वो 15.5 प्लस 0.5 हो जाएगा। अब दोनों का अब मिला करके एक कुल प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का 16 ओम। अब धारा आ कितनी बहेगी उसमें धारा आई इक्वल टू 120/16। 120 यानी इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है वो ज्ञात कर रहे हैं, तो 120 वोल्ट हमने एक काम में लिया है और उसमें प्रतिरोध है 16 यानी परिपथ का प्रतिरोध 16 है, इक्वल टू आंसर आ जाएगा 7.5 एम्पियर। तो उसमें परिपथ में कितनी धारा बह रही है 7.5 एम्पियर की। अब सेल की ई टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता अब V2 इक्वल टू V1 प्लस I R1 फॉर्मूला होता है इसका। V2 आ जाएगा E1 की वैल्यू 8 है प्लस I की करंट कितना है 7.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो आंसर आ जाएगा इसका 11.75 वोल्ट।
7.5 वोल्ट आ जाएगा। उसके टर्मिनल यानी इसके बैटरी के सिरों पर वोल्टता 11.7 वोल्ट की 7.5 वोल्ट की हो जाएगी। तथा अब बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया गया है ताकि इस सीमित धारा ही प्रवाहित हो। समांतर क्रम में लगा देंगे तो ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगी और बैटरी खराब हो जाएगी। इसलिए उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ताकि इस सीमित मात्रा की ही धारा प्रवाहित हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी पोटेंशियोमीटर या विभवमापी व्यवस्था में ये भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के एक सिरे में 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब इतने वोल्ट का अब वोल्ट का सेल लगा हुआ था तो संतुलन बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा था। अब यदि एक नई बैटरी लगा दी है, उसकी जगह नया सेल लगा दिया है, उसका वोल्टेज कितना है वो हमें मालूम नहीं है और हमें संतुलन बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ है तो उसका वोल्टेज ज्ञात करना है। सूत्र होता है इसका E1/E2 इक्वल टू L1/L2। E1 का मान दिया गया है हमारे पास में 1.25 वोल्ट और उस समय L1 तुम्हारी 35। दूसरी बार में E2 का मान हमें ज्ञात करना है और L2 का मान दिया गया है 63 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यू इसके अंदर रख देंगे और E2 की वैल्यू में ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी तांबे के एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इस संख्या घनत्व यानी कि एक तांबे का चालक है और उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कितना है। उदाहरण 3.1 में 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28 मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम के दिखाता है यानी घनत्व को दिखा रहा है, एक तरह से आयतन को दिखा रहा है। आकलित किया गया है 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। यानी कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ये हमें ज्ञात करना है। तार का अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है। तो ये सारी चीज़ हमें दी गई है और हमें ये निकालना है कि भाई 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे तार तक पहुँचने में उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में इलेक्ट्रॉन उनको कितना समय लगेगा। तो इसके लिए दिया गया है सबसे पहले हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व जिसे हमने एन नाम दिया है 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28 मीटर क्यूब। तार की लंबाई एल इक्वल टू हमें दी गई है 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है और इसमें धारा आई बह रही है 3 एम्पियर की। सबसे पहले हमें सूत्र निकालना है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग वी डी। अपवाह वेग वी डी होता है वी फॉर वेग हो गया और डी फॉर और ड्रिफ्ट बोलते हैं इसलिए उसका नाम हो गया वी डी ई अपवा वेग। आई इक्वल टू ए एन ई। आई की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3। ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶। एन की वैल्यू हमारे पास 8.5 × 10⁻28 और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90 जो कि ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 जीरो मिल जाएंगे तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया है। इसके बाद में इसको सॉल्व कर देंगे ये 3 से 3 आ गया, ये 2 ऐसा का ऐसा ही आ गया। 8.5 था अब जो अब 85 यानी ये 85 हो गया है और ये 16 हो गया। ये दिया गया है 10⁻28 प्लस के हैं, ये 10⁻−19 माइनस के हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये प्लस में है ये माइनस में है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जाएंगे 28 में से 19 को माइनस कर दिया तो 9 बाकी रह गए। 9 आ गए प्लस के 9 प्लस के 9 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएंगे और 3 में से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे तो केवल एक जीरो और बाकी रह जाएगा जो हमने यहाँ पे 10 लिखा गया है। ये 10 लिख दिया है। सभी को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। सॉल्व करने के बाद में हमें निकालना है ये इसका अब वोल्टेज हमने मान लिया कि ये सॉल्व अभी नहीं किया है इसे ये वी डी ई की वैल्यू आ गई। टाइम निकालना था टाइम टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी होता है एल अपॉन वी डी इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास 3 है और वी डी की वैल्यू हमारे पास थी 3 अपॉन में आएगी जो ऊपर चल जाएगी। ये सारी वैल्यू ऊपर चली गई है। 30 से 3 कट गया। अब बाकी सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जाएगा 26,600। इसको ओ पॉइंट्स में लिखेंगे तो ओ 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड उसे इतने सेकेंड लगेंगे 1 मीटर 3 मीटर तार में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। यानी इनकी 6 बैटरी, ये 6 सेल दिए गए हैं और प्रत्येक का विद्युत उनका वोल्टेज 2 है। आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है। के संयोजन से एक बैटरी ई बनाई गई है, यानी कि 6 सेलों को जोड़ा गया है इस तरह से और एक बड़ी बैटरी बनाई गई है। इस बैटरी ई का उपयोग 8